हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये वीडियो सेशन है, इसके अंदर हम सभी BEDSB 101 इस बुक को डिस्कस करेंगे और इस बुक का टाइटल है मूल्य परक शिक्षा। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग उसको देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग आज के वीडियो सेशन को एंड करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रिमेम्बर करवाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो बुक है ना, ये एक तरीके से मोरल साइंस की बुक है। मोरल साइंस या फिर आप इसे मोरल स्टडीज भी कह सकते हैं, ठीक है, या एथिक्स कह लीजिए, नीति शास्त्र। मतलब कुल मिलाकर के आपके अंदर जितनी अच्छाइयां हैं उसको भर भर के इस बुक के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के यही है कि आपकी अच्छाई क्या है, आपके अंदर आपको कितना अच्छा से अच्छा करना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे रहना चाहिए, यही सारी चीजें इस बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं। और ये जो बुक है ना, कुल मिलाकर के टोटल आई थिंक 5 ब्लॉक्स में बटी हुई है। एंड इन 5 ब्लॉक्स में के अंदर में से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उनको ढूंढ कर लाया हूँ। एंड इसके 2 वीडियो सेशंस आएंगे। आज ये पहला वीडियो सेशन है, इसके बाद एक और वीडियो सेशन आएगा और उसके बाद हम लोग इस पूरे बुक सीरीज को एंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हम लोगों के डिस्कशन का आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में मौजूद विकृतियां कौन सी है, इनके मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जो विकृति है, विकृति का मतलब हुआ बुराई। ठीक है, भारतीय समाज में बुराइयां कौन कौन सी है और अच्छाई भी होती है। ठीक है, तो बुराई और अच्छाई 2 चीजें होती है समाज में। हर हर जगह पे 2 पहलू हमें नजर आते हैं, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। जैसे कोई राह चलते कोई किसी की मदद कर देता है, कोई किसी को भूख लगी है और उसे उसके पास भोजन नहीं है तो उसको कोई भोजन दे देता है, तो ये अच्छाई हुई। ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं कि किसी को भूख लगी है और उसको भोजन की आवश्यकता है, उसके पास पैसे नहीं है, कोई आपसे या किसी अन्य से मांगता है, उसके बदले वो उसके भूख को मिटाने के लिए भोजन वगैरह नहीं देता है, उल्टा उसे मारकर भगा देता है, तो ये बुराई है। ठीक है, तो कुल मिला करके हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो विकृतियां हैं, वो कौन कौन सी है, इसकी चर्चा हमें करनी है और इनके मूल्यांकन की आवश्यकता, मतलब इन्हें हमें देखना है कि कौन कौन सी बुराइयां हैं और किनको किनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, देखा जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो विकृति है हमारे समाज की, वो है जातिवाद की। हम लोग आज, इंडिया डेवलप हो चुका है, भारत डेवलप हो चुका है, पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद हावी है। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा भारतीय समाज कई सारे जाति में विभक्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जात पात, जैसे आपको यादव, उसके बाद आपको कोयरी, कुर्मी, तेली, उसके बाद आपको और भी बहुत सारे हैं, मेरे को नहीं पता उतना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जातिवाद। तो इससे क्या होता है कि इन जातिवाद के आधार पर अवसर की असमानता पैदा होती है। ठीक है, जैसे जाति के आधार पर नौकरी, शिक्षा और अन्य अवसरों में भेदभाव होता है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पढ़ाई सभी कोई करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, पर कुछ लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। हालांकि मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि वहां पर क्या होता है कि कुछ लोग 70 नंबर ला करके भी बेरोजगार रह जाते हैं, जबकि पढ़ाई उतना ही करते हैं, और कुछ लोग जो है वो 25 नंबर ला करके भी नौकरी पा लेते हैं। हालांकि ये जो भेदभाव किया जाता है, ये सरकार करती है ताकि जो समाज का निचला तबका है उसको ऊपर लाया जा सके। परंतु यह एक तरीके से देखा जाए मोरालिटी के आधार पर, एथिक्स के आधार पर, तो शायद यह एथिक्स के अकॉर्डिंग भेदभाव है, असमानता है। इसी तरीके से लैंगिक भेदभाव, जो लिंग के आधार पर भेदभाव, पुरुष और महिला, जो सेक्सुअल जेंडर आधारित जो भेदभाव है, ठीक है, जो हमें भगवान ने प्रदान किए हैं, पुरुष और स्त्री के बीच में हमें जो डिफरेंशिएट किया है। तो भारतीय समाज हमेशा से जो है ना, कुल मिलाकर के महिलाओं को अक्सर शोषित करता रहा है, क्योंकि भारतीय समाज हमेशा से ये सोचता है कि वुमेन्स आर ऑलवेज बिलो देन मेन। तो कुल मिलाकर के मतलब कि महिलाओं को जो है ना अक्सर समाज में नीचे माना जाता है। इस वजह से उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जाता है। हमारे समाज में आज भी जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं तो बच्चों को, खास करके लड़कियों को, लिमिटेड शिक्षा दी जाती है। 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है, मतलब बेसिक शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन है वो देने के बाद उसकी शादी करवा दी जाती है। स्वास्थ्य में अब जैसे दुनिया कितना डेवलप हो चुकी है,
ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह हो गया, इसके इसके लिए कई सारे जो है कैंपेन चलाए जाते हैं, मतलब जागरूकता कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं, ठीक है, अवेयरनेस इनिशिएटिव। बट ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग जो है वो ठीक तरीके से इसको नहीं मानते हैं। लोगों को मतलब इस पीरियड में घरों से, मतलब लोगों को नहीं, खास करके मतलब महिलाओं की बात की जा रही है, तो महिलाओं को घर से बाहर रखा जाता है, कोने में रखा जाता है, पूजा वगैरह करने नहीं दिया जाता है, खाना बनाने नहीं दिया जाता है। फिर रोजगार के अवसरों से भी वंचित वंचित रखा जाता है, जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स नहीं मिलते हैं जल्दी लड़की लोगों को। उसके बाद आपको गांव घर के जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने लड़की को, अपनी बहू बेटियों को नौकरी पर जाने के लिए नहीं देते हैं, कहते हैं कि उनका काम केवल और केवल खाना बनाना। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको एक तरीके से ये समाज में हमारी विकृतियां हैं। इसी तरीके से बाल विवाह भी कर दिया जाता है कुछ क्षेत्रों में। बाल विवाह अभी भी जारी है स्त्रियों में, खास करके लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है 15 साल, 16 साल, 13 साल की उम्र में। और इससे क्या होता है कि लड़कियों के विकास में बाधा आती है, और जो प्री मेच्योर होती है लड़कियां, मतलब फुल्ली मेच्योर्ड नहीं होती है, उनकी शादी करवा दी जाती है। तो उनके शादी विवाह के बाद बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो हो नहीं पाता, और फिर वो मतलब हमेशा बीमारी से, किसी न किसी डिजीज से ग्रसित रहती है। खास करके अक्सर जो महिलाएं हैं उनको हमारे भारत में अगर बात की जाए तो हेमोग्लोबिन की कमी होती है। अक्सर महिलाओं के साथ ये होता है, और ये जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से समाज की विकृति है। इसी तरीके से गरीबी, गरीबी जो है आर्थिक असमानता पैदा करती है। भारतीय समाज में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह बात आप लोग जानते हैं। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार। तो हम लोग तो तब भी मतलब ठीक है, पर जो गरीब जिनको कहा जाता है, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको 2 वक़्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन वो मेहनत कर रहे हैं, परंतु वो अपने आप को मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आर्थिक असमानता पैदा होती है। अब जैसे कुछ लोग क्या है कि जो गरीब हैं, जैसे मिडिल क्लास वाले तो इधर-उधर से कर्ज लेके, ये लेके, वो लेके जैसे-तैसे कर लेता है, ठीक है? लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनको क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है, क्योंकि वो लोग जो है अच्छे हेल्थ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वो अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं। अच्छा खाना नहीं खाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है उन्हें समस्या होगी। अब उन्हें समस्या होगी, दिक्कत होगी, तो इस तरीके से क्या हो गया कि यह एक समाज में विकृति हुई। यह एक दिक्कत है समाज में। और इस तरीके से आप देख लीजिए कि अ, लोगों में जो है एक-दूसरे के प्रति हीन भावना जो है वो पैदा होती है। इसी तरीके से शिक्षा में भी असमानता हमें देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बहुत ज़्यादा सीमित है, लिमिटेड है। बिकॉज़ मतलब नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो लिमिटेड है, और उच्च शिक्षा वहाँ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बीएड, डीएलएड वगैरह किए हुए टीचर्स नहीं मिलते हैं। तो लोकल टीचर्स जो होते हैं, जो जिनको कि बिल्कुल ही कम नॉलेज होता है, 10th 12th पास करके टीचिंग करने लग जाते हैं, तो उनको वो नॉलेज नहीं होता है। और ग्रामीण लोग भी उतने शिक्षित नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों को जो है अपने नियर बाय स्कूल्स में डाल सके और पढ़ा सके। तो इससे शिक्षा का अभाव हमें देखने को मिलता है, और ये हमारे समाज की एक विकृति है। बिकॉज़ अभी जो है, अभी के टाइम में जो एजुकेशन है वो एक तरीके से मैंडेटरी है। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, और एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल। तो इस तरीके से शिक्षा में असमानता हमें देखने को मिलती है, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की में क्या है कि जो सब कुछ लिमिटेड है, लोग मतलब कि आपको एक तरीके से ऐसा होता है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं कम पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ गाँव घर में ज़्यादा काम होता है। फिर यहाँ शहरी क्षेत्रों में बच्चों बच्चों की जो है गुणवत्ता वो थोड़ी अलग होती है। फिर भ्रष्टाचार होता है, संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि प्राइवेट हो, सरकारी सेक्टर हो, कहते हैं ना कि वो मिठाई दिए बिना काम नहीं चलता है। मिठाई का मतलब क्या हुआ? वही हुआ, घूस वगैरह। तो इससे क्या होता है, विकास योजना प्रभावित होती है, लोगों का विश्वास जो है वो टूटता है। जैसे हर गवर्नमेंट में करप्शन है, हर एक प्राइवेट सेक्टर में करप्शन है। तो नैतिकता का अभाव, जो हमारे एथिक्स है, जो हमारी मोरालिटी है, तो उसका जो स्तर है, जो उसका लेवल है वो डाउन होता है, और समाज में असंतोष जो है वो बढ़ता है। कुल मिलाकर के यही जो है हमारे समाज में मौजूद विकृतियाँ हैं, और ये हमारे समाज में एक तरीके से क्या पैदा करती हैं, तो आपको असमानता को पैदा करती हैं। इसी तरीके से सांस्कृतिक विकृति है। देखिए जैसे कि पश्चिमीकरण, जो आपको वेस्टर्नाइज़ेशन है, जैसे कि हम लोग भारतीय संस्कृति कैसी थी कि
लोग जो है कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, और जो क्या कहते हैं, आपको एक तरीके से ट्रेडिशनल वियर होता है, जैसे कि आपको सलवार सूट वगैरह पहनते थे। धीरे-धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आपको कुल मिला करके मतलब वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आपको जीन्स हो गया, और जो आपको क्या कहते हैं, टॉप हो गए, लड़कियों के टॉप्स वगैरह हो गए, शेरवानी, ये वो फलाना-ढिमकाना, मतलब डिफरेंट-डिफरेंट, हमको उतना पता भी नहीं है, ठीक है? मेरे को उतना पता भी नहीं है कि किस-किस तरीके के। उसके बाद आपको पश्चिमीकरण में आप देख लीजिए, अब जो नॉर्मल भारतीय लोगों का जो भोजन था, चावल, दाल, सब्जी वगैरह, वो छोड़ के लोग चाइनीज़ चाइनीज़ खाना खाते हैं, मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड वगैरह की ओर जा रहे हैं। तो ये हो गया सांस्कृतिक विकृति। इसी तरीके से धार्मिक कट्टरता, ठीक है? धार्मिक विभिन्न धर्मों के बीच तनाव और कट्टरता भी समाज में विकृति का कारण बन रही है। हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे हैं, हिंदू सिख से, क्रिश्चियन ईसाई, सभी एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, बस धर्मों के डिफरेंट डिफरेंट एथिक्स की वजह से। कोई धर्म जो है हमें कुछ और सिखाता है, कोई धर्म हमें कुछ और सिखाता है, बिकॉज़ ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो धर्म है, मतलब जो अलग-अलग धर्म है, ये अलग-अलग इनके अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इनके सभी के थॉट प्रोसेस अलग हैं। ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि थॉट प्रोसेस, जो विचारों का जो मिलाप नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है कि धर्मों के बीच तनाव बढ़ता है, कट्टरता बढ़ती है, और इससे भी समाज में विकृति आती है। पर मानवता हमें यही सिखाती है कि भई धर्म, जात-पात से ऊपर उठकर हमें मानवता का साथ देना चाहिए, जो सही है और जो अच्छा है हमें वही करना चाहिए। तो इसके मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? आखिर हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों को ठीक करें? तो इसके पीछे का रीज़न है कि अगर हम इन सब विकृतियों को, इन सब बुराइयों को दूर करते हैं, तो हमारे समाज में सुधार होगा, ठीक है? और हमारा समाज अच्छा होगा, अच्छाई की ओर अग्रसर होगा, समानता आएगी हमारे समाज में, ठीक है? लोग, लड़का-लड़की, इसमें भेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, अवसर की समानता आएगी। लोग जितना पढ़ेंगे उतना नौकरी के लिए अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। कोई भी डिफरेंट लेवल पे आपको क्या कहते हैं, कैटेगराइज़ेशन नहीं होगा, डिफरेंट लेवल पे आपको असमानता का मतलब एहसास नहीं होगा। आर्थिक विकास, अब जब समाज में अच्छाई पैदा होगी तो विकृति हर चीज़ का बाधा होती है, ठीक है? हर चीज़ का एक तरीके से हर चीज़ के लिए बाधा होती है। तो जब हम लोग एक तरीके से खुद को डेवलप कर लेंगे, खुद में अच्छाइयाँ भरेंगे, तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा, और हम मतलब शायद गरीबी रेखा से ऊपर भी उठ जाएँगे। हो सकता है हम लोग मिडल क्लास फैमिली में आ जाएँ, या फिर रिच कंट्री बन जाएँ। फिर संस्कृति का संरक्षण भी होगा, क्योंकि हम लोग अगर इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमारी संस्कृति का संरक्षण भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है? तो कुल मिलाकर संस्कृति का संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें हम लोग रह रहे थे, जो पुराने ज़माने के लोग रह रहे थे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिर जी सकेंगे आगे। तो यही सब वजह जो है हमें दिखती है, जिसकी वजह से हमें समाज में मौजूद विकृतियों, बुराइयों को मूल्यांकन की आवश्यकता है। 1 सेकंड दोस्तों, मैं माइक को ऊपर करता हूँ, मैं एक बार चेक करता हूँ, वेट। चलिए, तो क्लियर है? इतना सब हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बस ये निष्कर्ष है, रिजल्ट है। जो भारतीय समाज में मौजूद विकृतियाँ हैं, इसको हमें दूर करना होगा, इसके लिए हमें एकजुट होना होगा और इसका सामना करना पड़ेगा। समाज का जो हर वर्ग है, हर तबका है, ठीक है? इसको प्रयास करना होगा ताकि हम एक समरस हो सके, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें। दैट्स ऑल, ये वाला क्वेश्चन क्लियर। ठीक उसी तरीके से शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध स्थापित कीजिए एवं मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, शिक्षा। किताबी कीड़ा बन जाना शिक्षा है, पर एथिक्स एंड एजुकेशन को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो वह मूल्य परक शिक्षा है। मतलब नैतिकता और शिक्षा दोनों को एक साथ जोड़ दें तो वह मूल्य परक शिक्षा है। देखिए, ज्ञान, कौशल और समझ का संचय करना, ज्ञान, कौशल और समझ को बढ़ाना, ये हमारे लिए शिक्षा है, ठीक है? इसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगर हम मूल्य परक शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें केवल शिक्षा मतलब एक केवल ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि हमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी विकसित करना होता है, जिसके माध्यम से हम समाज में सुधार ला सकते हैं। ठीक है? तो यह विद्यार्थियों को उनके आचार व्यवहार और निर्णय लेने के क्षमताओं में सुधार लाने में मदद करती है। इज दैट क्लियर? ऑल थिंग्स आर क्लियर नाउ? नाउ वी विल मूव टू द
नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज टॉक्स अबाउट शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध। देखिए, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच संबंध कुछ इस तरीके से है कि अगर हम मूल्य परक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम अर्थपूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। केवल किताबों से ज्ञान अर्जित कर लेने से हमें जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल जाएगा, बल्कि हमें किताबों के ज्ञान के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी समावेश करना होगा, तभी जाकर के हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है, हमारे समाज का विकास हो सकता है। अगर हम मूल्य परक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, जो हमारा जो कैरेक्टर है वो डेवलप होगा और हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और हम आगे समाज के लिए जिम्मेदारी भी लेंगे और समाज में जो कर्तव्य है उनके प्रति उत्तरदायी भी होंगे। क्लियर है? मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अगर हम नैतिक परक या मूल्य परक शिक्षा नहीं लेते हैं तो हमारा समाज जो है या हम जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम जो हमारे अंदर जो मोरल है, एथिक्स है, वो हमारा डेवलप नहीं होगा। कोई हमें बताएगा ही नहीं, कोई हमें सिखाएगा ही नहीं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो फिर वो मतलब हमारी शिक्षा का फायदा क्या रह गया। तो कुल मिलाकर के नैतिक मूल्य के विकास हेतु हमें मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता या फिर मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता है। जो नैतिक मूल्य हैं हमारे, जैसे कि हमें अच्छा करना चाहिए, हमें समाज के अनुसार चलना चाहिए, हमें हमेशा अच्छाइयाँ करनी चाहिए। इससे देखिए, मूल्योन्मुख शिक्षा से क्या होता है कि सकारात्मक समाज का निर्माण होता है। जो समाज है उसका मतलब एक अच्छे से समाज का निर्माण होता है। ठीक है? इससे आत्मसमर्पण और सहानुभूति भी बढ़ती है। शिक्षा जो है मतलब यह शिक्षा जो है विद्यार्थियों में सहानुभूति और आत्मसमर्पण की भावना विकसित करती है, जिससे वे दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज में चलते हैं वही। हाँ, तो निष्कर्ष है, यही रिजल्ट है, शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा के बीच गहरा संबंध है। शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी विकास करती है। दैट्स वाई हमें मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता है और मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता है। आई होप कि आप सभी इन बातों को समझ गए होंगे। एंड जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एंड दैट इज मूल्योन्मुख शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका बताइए। जो मूल्य परक शिक्षा है एंड जो बुक है BEDS V1, शायद उसका नाम भी यही है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो इसमें शिक्षक क्या करते हैं? तो शिक्षकों की भूमिका है, अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान कौन देगा? शायद किनका एक दोहा लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, रहीम या कबीर का लिखा हुआ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काहे काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मतलब गुरु कुम्हार है, शिक्षक कुम्हार है, मतलब कुम्हार की भांति है। ठीक है? और शिष्य जो है, जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो घड़ा है। ठीक है? तो जो गुरु है वो क्या करते हैं कि अंदर से सहारा देते हैं। जैसे कि कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाते समय अंदर से मिट्टी को सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है। ठीक उसी तरीके से शिक्षक क्या करते हैं कि अंदर से छात्रों को सहारा देते हैं और बाहर से चोट मारते हैं, ताकि वो, जैसे कुम्हार एक अच्छे बर्तन का निर्माण कर सके, ठीक वैसे ही शिक्षक एक अच्छे शिष्य का निर्माण कर सके, एक अच्छे शिष्य को समाज में उतार सके। ठीक है? और एक दोहा है, क्या था कि याद नहीं आ रहा है मेरे को कौन सा था, बस उसका हिंदी याद है कि अगर आपके सामने गुरु और ईश्वर हो तो पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया है। तो कुल मिलाकर के यही है मूल्योन्मुख शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एडिशन, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यह जो है केवल छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य नहीं करते, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक मूल्यों से भी परिचित कराते हैं। अब यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए, शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को सच्चाई, न्याय और समानता जैसे मूल्यों का महत्व समझाते हैं, और वे जो शिक्षक होते हैं वो अपने व्यवहार और उदाहरणों के माध्यम से इन सभी सकारात्मक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। और इन सभी के माध्यम से शिक्षक जो है एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण की कोशिश भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो शिक्षक जो है सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाते हैं, जहां छात्र स्वतंत्रता से सोच सकते हैं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और विचारों में अगर कोई दिक्कत है तो शिक्षक उन विचारों को सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? क्लियर है?
और देखिए शिक्षक जो हैं जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, इससे जो छात्र होते हैं वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और छात्रों को शिक्षक समझाते हैं कि जो वे हैं, जो छात्र हैं, वो समाज का एक हिस्सा है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा जो कि समाज द्वारा उनके लिए बनाए गए हैं। जैसे सामुदायिक सेवा करना, मतलब कम्युनिटी सर्व करना, ठीक है, या कम्युनिटी वेलफेयर का काम करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का प्रयास करना, आचार व्यवहार का विकास करना। शिक्षक जो है छात्रों में आचार और व्यवहार के सही मानकों का विकास करते हैं। नैतिक निर्णय लेने में भी बढ़ावा देते हैं शिक्षक। निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने का काम करते हैं। निर्णय लेना, कैसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं, समस्या कैसे सुलझा सकते हैं। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि शिक्षक जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से छात्रों में भरने की कोशिश करते हैं। संवेदनशीलता और सहानुभूति, तो संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास करते हैं शिक्षक, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, भले बच्चे माने या ना माने, ये उन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस बुक के अंदर है कुछ नहीं, बस और बस मोरल, एथिक्स, ज्ञान। आपके अंदर जितना ज्ञान है ना, जितनी अच्छाइयां हैं, वो सब के सब एग्जामिनेशन में उतार के आ जाइएगा, प्रिंट मार के आ जाइएगा। अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप पास कर जाइएगा, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। मूल्योन्मुख शिक्षा में शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होते, बल्कि वे नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तित्व विकास के मार्गदर्शक भी होते हैं। ठीक है, उनकी भूमिका एक गाइड के रूप में होती है जो छात्रों को एक सकारात्मक और मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैतिक चेतना क्या है? नैतिक शिक्षा बनाम धार्मिक शिक्षा के बारे में समझाइए। देखिए, नैतिक चेतना का अर्थ होता है व्यक्ति की वह समझ और जागरूकता जिसके माध्यम से वह सही और गलत के बीच में भेद कर सकता है। ठीक है, और यह जो चेतना है, यह अब अचानक से विकसित नहीं होती है, बल्कि समाज के, संस्कृति के और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विकसित होती है। और नैतिक जो चेतना है, उनके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे सही और गलत का भेद, ये हो गया। समाज के प्रति पुरुष की या स्त्री की क्या जिम्मेदारी है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, यह सब हमें नैतिक चेतना बताती है। आचार व्यवहार क्या है, कैसा है, तो जो नैतिक चेतना है आचार और व्यवहार और विचार के मानदंडों को निर्धारित करती है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। आगे बढ़े, नैतिक शिक्षा बनाम धार्मिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है? देखिए, नैतिक शिक्षा मोरल और एथिक्स पर आधारित है और धार्मिक शिक्षा जो है वो धर्म पर आधारित है। कुल मिलाकर के इन दोनों का उद्देश्य केवल और केवल मानव विकास और समाज में सकारात्मक योगदान प्रदान करना है, लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण और विधियों में जो है वो थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं और उन भिन्नताओं को हम अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो स्लाइड आप लोगों के स्क्रीन पर चल रही है, इस स्लाइड को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 9523779253 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, और ये थोड़ा सा चार्जेबल रहेगा बिकॉज इट्स इसको बनाने में मेरे को थोड़ी मेहनत लगी है। तो आप लोग उसके अलावा सॉल्व्ड असाइनमेंट, गैस पेपर, गाइड बुक्स वगैरह ये सब चीजें आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच हम थोड़ा अंतर कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये वाला बहुत मस्त है। देखिए, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सही और गलत का भेद बताना। और जो धार्मिक शिक्षा है उसमें क्या है? धार्मिक मूल्य और विश्वासों के विकास में मदद करता है। जो विधि है तर्क और सोच पर आधारित है नैतिक शिक्षा, जबकि जो धार्मिक शिक्षा है धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित है। और यही पर ये वाला जो लाइन है ना, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। चूंकि जो डिफरेंट डिफरेंट धर्म हैं, जो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, अन्य कोई भी धर्म हो, इनके जो ग्रंथ वगैरह हैं ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे। अलग अलग समय में, अलग अलग काल में अलग अलग विचारक हुए हर एक धर्म के, और उन लोगों ने अपने अपने थॉट्स को बुकों में लिखा, बुक्स में लिखा, ग्रंथों में लिखा। तो इसी वजह से डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का विकास हुआ। ठीक है, मतलब जो विचारों के अलग अलग स्कूल का विकास हुआ, और यहीं से डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथ जो है निकल करके सामने आए, और डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग परंपराएं हैं वो सामने आई। और यही जो है ना, मतलब थोड़ी बहुत समाज में असमानता और असमंजस की स्थिति पैदा करती है, और इसी वजह से धर्म जो है आपस में लड़ते रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, समावेशी और सभी के लिए, मतलब ये नैतिक शिक्षा हमें, हालांकि हमें नैतिक शिक्षा की ओर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें कि हमें हर चीज से ऊपर उठ के हर समय पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, और हमेशा
मानव समाज के कल्याण का प्रयास करना चाहिए। समावेशी और सभी के लिए है। अक्सर विशिष्ट धर्म के अनुयायी के लिए, जैसे हिंदू धर्म के लोग वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग आपको कुरान, उसके बाद आपको और भी उन लोगों की शायद और भी उन लोगों की कुछ पुस्तकें हैं। हालांकि सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है। जैसे कि ईसाई धर्म के लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही है। केंद्र बिंदु की बात करें तो मानवता, नैतिक शिक्षा मानवता को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है और समाज के विकास में मदद करता है। और धार्मिक शिक्षा ईश्वर में हमारी आस्था को बढ़ाता है, धार्मिक आस्था को बढ़ाता है और धार्मिक आचार विचार को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। निष्कर्ष, नैतिक शिक्षा मनुष्य को सही और गलत के बारे में समझाती है और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं अगली स्लाइड में। और जबकि धार्मिक शिक्षा हमें धार्मिक विश्वासों और परंपराओं से जोड़ती है, रिचुअल्स, ठीक है, हमें रिचुअल्स से जोड़ती है। क्लियर है? दोनों प्रकार के शिक्षा का अपना अपना महत्व है और ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। दोनों के बिना मतलब एक कम हो जाए तो फिर दूसरा बेकार हो जाएगा और इन्हीं दोनों के माध्यम से नैतिक चेतना का विकास हो सकता है। क्लियर है? हमें नैतिकता के सिद्धांत, नैतिकता की भाषा, नैतिकता के स्वरूप और एवं तर्कसंगत व्यवहार के मापदंड की व्याख्या कीजिए। देखिए, नैतिकता का सिद्धांत। अब देखिए भाई, नैतिकता का मतलब क्या हुआ? जो हमारी अच्छाई है उसके भी कुछ सिद्धांत है, उनके कुछ आदर्श है। तो यह निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति के आचरण को कब अच्छा या बुरा माना जा सकता है या सही या गलत माना जा सकता है। नैतिकता के सिद्धांत समाज, संस्कृति और दर्शन के आधार पर विकसित होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जैसे संवेदनशीलता का सिद्धांत, सेंटिमेंटलिज्म। तो यह सिद्धांत कहता है कि हमारे जो नैतिक निर्णय हैं, हमारी भावनाओं या संवेदनाओं पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी का दुख देखकर दुख होता है तो हम उसे मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दुख में है, कोई दुखी है, तो उसके दुख से हमें दुख होता है। जैसे कि किसी के यहाँ कोई मृत हो गया, अगर हम वहां जाते हैं तो मृत शरीर को देख के, मतलब अब कुछ लोग रो रहे हैं तो हमारा भी जो मन होता है वो स्वाभाविक, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा, मतलब रुआसा हो जाता है। हम थोड़े से चिंतित और विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है संवेदनशीलता का सिद्धांत, नैतिकता का यह सिद्धांत है। कर्मकांडिता का सिद्धांत, डियोंटोलॉजी। चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि किसी कर्म का मूल्य इसके परिणाम से नहीं बल्कि उसके पालन किए गए नियमों और कर्तव्यों से निर्धारण होता है। इमैनुअल कांट का यह सिद्धांत है कि कर्तव्य का पालन पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, सच बोलना हमेशा सही है, चाहे इसके परिणाम जो भी हो। जैसे कि जो भी कर्तव्य हमने किए हैं, ठीक है, जो भी काम हमने किए हैं, तो उस काम के परिणाम को सोचे बिना, ठीक है, हमें हमेशा अपना कर्म करना चाहिए। वो होता है ना, वो कहा गया ना, मतलब कर्मण्येवाधिकारमस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही हमारा अधिकार है, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे हमें मार पड़े, चाहे हमें धक्के मार के भगा दिए जाए, पर वो हमें सच ही बोलना चाहिए। तीसरा है सुखवाद का सिद्धांत, यूटिलिटियरियन क्या है भाई, यूटिलिटरियनिज्म। ठीक है, तो इसमें यह कहा जाता है कि जो कर्म समाज या व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा सुख और भलाई उत्पन्न करता है वही नैतिक रूप से सही है। और जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरम बेंथमी के अनुसार किसी कार्य के परिणाम को देखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। अधिकतम सुख प्राप्ति की दिशा में किए गए कार्यों को नैतिक माना जाता है। कोई भी काम जिससे समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, वह जो है नैतिक है, वह काम नैतिक है, चाहे वो हम बुरे तरीके से ही क्यों ना करें। ठीक है, तो ये सुखवाद का सिद्धांत है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो यह जो सिद्धांत है यह मानता है कि लोग नैतिकता के सिद्धांतों और नियमों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए अपनाते हैं ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। थॉमस हॉब्बस और जॉन लॉक जैसे दार्शनिक ने इस पर विस्तार से लिखा। मतलब ये कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहता है कि भाई ये जो नैतिकता फैतिकता है ना, ये सारे सिद्धांत और नियम जो है लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बनाते हैं ताकि वो समाज में शांति से रह सके, ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसीलिए लोग जो है इस सिद्धांत को अपनाते हैं और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। सहिष्णुता और न्याय का सिद्धांत, वर्च्यू एथिक्स। आगे बढ़े, देख लेते हैं। देखिए, यह जो सिद्धांत है ना, यह मानता है कि नैतिकता का मूल्य एक अच्छे चरित्र और गुण के विकास में है, जैसे कि साहस,
ईमानदारी, दया, न्याय। अरस्तु के अनुसार एक व्यक्ति को श्रेष्ठता या आदर्श जीवन की ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। श्रेष्ठ बनना चाहिए या आदर्श जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। नैतिकता की भाषा, ठीक है। देखिए नैतिकता की भाषा है ना संप्रेषणात्मक और मूल्यांकनात्मक होती है, जिसका उपयोग हम किसी कार्य या अव्यवहार के अच्छे या बुरे होने का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। हमारी नैतिकता तभी अच्छी होगी जब हम काम अच्छा करेंगे। कोई काम हमने किया वो बुरा है तो वो अनैतिक हो गया, और काम हमने अच्छा किया तो वो नैतिक हो गया। विवेचनात्मक शब्दावली, सॉरी दोस्तों, नैतिकता में हम समानता शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण आदि क्या है, ये सब क्या विवेचनात्मक शैली है। नैतिक मूल्य और सिद्धांतों की बात करें, जब हम नैतिक निर्णय लेते हैं तो हम इन शब्दों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत या सामाजिक विश्वासों और मूल्य प्रणालियों को प्रकट करते हैं, ठीक है। आशय और उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। नैतिकता के माध्यम से किसी व्यक्ति के कार्य की आलोचना नहीं होती, बल्कि उसके उद्देश्य और आशय को भी समझा जा सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो सकता है कि उससे नुकसान हुआ हो, नो डाउट, पर वो हो सकता है कि उसने मतलब नुकसान करने के लिए नहीं किया हो, उसका इरादा अच्छा हो, पर वो गलती से वो काम गलत हो गया। तो यह देखा जाता है कि क्या कार्य भलाई के लिए था, दूसरों की भलाई के लिए, या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता ना कि ये आप लोगों की भलाई के लिए है या फिर मेरे स्वार्थ के लिए है। हो सकता है कि ये आपको लगे कि ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्योंकि इससे शायद यूट्यूब पे वीडियो को डालने से मेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि मेरे ओपिनियन में ये भलाई हो, दूसरों के लिए भलाई, मेरे इतने इतने समय बोलने से शायद आपके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, या आपको ही लगता हो कि ये मेरा ये मैं भलाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के एग्जाम अच्छे से जा सके, या फिर आप लोगों को ये भी लग सकता है कि अ, ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो। तो यही है कुल मिला के यही बात मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। नैतिकता के स्वरूप की बात करते हैं अब। देखिए नैतिकता के स्वरूप का तात्पर्य है नैतिकता किस प्रकार से व्यक्ति और समाज में विकसित होती है, ठीक है। व्यक्ति के आचरण, उनके मानवीय गुणों और समाज में जो, अरे ये क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस, ये क्या मजाक था, रुक जाइए एक सेकंड, कहाँ चले गए, हाँ यहीं पर थे शायद। तो मानवीय गुण समाज में अन्य लोगों के साथ रिश्तों के आधार पर जो रूप है वो ग्रहण करती है। तो नैतिकता जो है 3 तरीके से मूल रूपेण होती है। व्यक्तिगत नैतिकता जो हमारे अंदर है, जो हमारी अंदर हमारी निजी अच्छाई बुराई ईमानदारी जिम्मेदारी आत्मनियंत्रण है, वो सब हमारी व्यक्तिगत नैतिकता है। जैसे हम क्रोध पर कितना नियंत्रण कर सकते हैं, तो ये हमारा आत्मनियंत्रण है, ये हमारी व्यक्तिगत नैतिकता। हमारी ईमानदारी, हमारे सामने 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, किसी और का हम नहीं लेंगे, तो ये हमारी व्यक्तिगत नैतिकता होगी। और हम चुरा के लेके चले गए तो ये हमारी व्यक्तिगत अनैतिकता हो गई। सामाजिक नैतिकता समाज के स्तर पर लागू होता है। जो किसी समुदाय या समूह के कार्य होते हैं उनका मूल्यांकन, जैसे सामाजिक सौहार्द सहयोग और सामान्य भलाई के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जैसे कोई कम्युनिटी कुछ हुआ, जैसे कि समाज में कोई कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, हमने उसको शांत करने की कोशिश की, तो ये हमारी सामाजिक नैतिकता हुई। वैश्विक नैतिकता वो मान्यताएं वो सिद्धांत होते हैं जो सभी मानव पर लागू होते हैं। जैसे कि मानवाधिकार आयोग है जो मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। जैसे है ना यहाँ पर मानवाधिकार, मानव के अधिकार है कुछ, जैसे जीने का अधिकार। अब ऐसा थोड़ी आप किसी दूसरे का गला घोट के मार दिए, नहीं कर सकते ना ऐसा, क्योंकि वो मानव का अधिकार है, बेसिक नीड है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भी हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, हमें मूलभूत अधिकार मिले। हमें कोई हमसे वो नहीं छीन सकता है कोई, क्योंकि वो हमारे मानवाधिकार है, हमारे हमारे मूल हमारे बेसिक राइट्स है। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई हमें आराम से ले जाएगा बंदी बना के रख लेगा, नहीं भैया नहीं रख सकता। हम किसी को दूसरे को लाएंगे जबरदस्ती अपने घर में रख लेंगे। तो वैश्विक नैतिकता के अनुसार ये सब अनैतिक है, और वैश्विक नैतिकता के अनुसार जो वैश्विक नैतिकता की मान्यताएं हैं वो सभी मानव पर लागू होते हैं, और ये हमें मानवाधिकार समानता और पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में समझाते हैं। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हमें भारत में मिले हैं ये वैश्विक नैतिकता का उदाहरण है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, जैसे तिरंगा की रक्षा करना, तिरंगा का सम्मान करना, फिर हमें पेड़ पौधे जंगल इत्यादि को बचाना, ये सब क्या है हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो वैश्विक नैतिक कर्तव्य हैं। पेड़ पौधे हमारे हमारे बाप दादा के थोड़ी ही ना है भाई, पेड़ पौधे तो वर्षों वर्षों से हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको जितना लंबा रख सकते हैं, 2-4 पेड़ लगाएंगे अपने जीवन में तो हो सकता है हरियाली बढ़ेगी, हमारा अर्थ ग्रीन होगा, ग्रीन एंड ग्रीन होगा, लोग लॉन्ग लॉन्ग लाइफ जिएंगे। तो ये वैश्विक नैतिकता है। तर्कसंगत व्यवहार के मापदंड, देखिए तर्कसंगत व्यवहार के
हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी व्यवहार तर्कसंगत है या नहीं है? तो साक्षात्कार कंसिस्टेंसी चेक करके हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यवहार तर्कसंगत है अथवा नहीं है। ठीक है, तर्कसंगत व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने एक परिस्थिति में एक निर्णय लिया तो वो समान परिस्थिति में वही निर्णय दोहराएगा। ठीक है, और यही सिद्धांत नैतिकता पर लागू होता है। ठीक है, साक्ष्य आधारित जो निर्णय होते हैं नैतिकता के बारे में बताते हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जैसे तर्कसंगत फैसले। कुछ अब क्या होता है कि जैसे किसी ने चोरी की या किसी पर चोरी का इल्जाम लगा, ठीक है, अब उसने चोरी की है या नहीं की हम सीधा नहीं बता देंगे ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एविडेंस मतलब सबूत की तलाश करेंगे, तथ्यों की तलाश करेंगे, साक्ष्य की तलाश करेंगे, और अगर हमें सबूत या तथ्य या साक्ष्य मिलते हैं तभी जाकर के हम बताएंगे हाँ भाई ये अनैतिक है। ठीक है, अब जैसे कोई चोर को पकड़ा जाता है, किसी किसी ने चोरी की, ठीक है, उसको जेल में डाला, पुलिस वाले लेके जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको डायरेक्ट क्या कहते हैं कैदी क्या कहते हैं जुल्मी करार दे दिया जाता है। पहले क्या होता है, उसको ले जाया जाता है, फिर उसका हिट एंड ट्रायल होता है, रन रन होता है, फिर कोर्ट में पेशी होती है, फिर उससे जवाब मांगा जाता है, फिर उसकी भी बातें सुनी जाती है। एट द एंड जब सब कुछ हो जाता है तब जाकर डिसीजन मेकिंग होता है कि हाँ भाई ये हुआ या नहीं। तर्क और आलोचना की क्षमता, यह भी लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिसिज्म। तर्क संगत व्यवहार में व्यक्ति को अपने विचार कार्य और निर्णयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। अब हमने क्या किया, जो हमने किया है तो वो हम जानते हैं, मेरा दिल जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप कुछ गलत करने जाएंगे ना, आपका दिल पहले बता देगा भाई ये शायद गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पर वो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क ये थोड़ा मतलब अजीब टाइप का है। कभी बुराइयां इस पर हावी हो जाती है, कभी अच्छाई इस पर हावी हो जाती है। तो जब इस पर बुराई हावी होती है तो उस समय आप जो है ना कितना भी अच्छाई करने की कोशिश करें, आप बुरा ही करेंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क उसके मतलब उसके लिए एक तरीके से तैयार है। तो उस समय जब आप गलत करने जा रहे हैं तो आप अपना आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और अपने आप को रोकिए। ठीक है, अन्यथा को ध्यान में रखना, कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। देखिए, तर्कसंगत व्यवहार में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और सबसे उपयुक्त और सबसे नैतिक रूप से सही विकल्प का चुनाव किया जाता है। अब जैसे किसी सामाजिक सड़क को बनाना है, 5 लोग मिलके बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, 25 लोग मिलके बनाएंगे तो कम खर्चा होगा। तो 25 लोग मिलके बनाएंगे ना भाई, क्योंकि यह सबसे ज्यादा उपयुक्त है, कम खर्चा आएगा और नैतिक रूप से सही भी है। 25 लोगों को चलने के लिए सड़क मिल जाएगी। समाज और व्यक्ति के भले का संतुलन, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गुड। तो इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तर्कसंगत व्यवहार से हमें समाज और व्यक्तिगत भलाई के बीच संतुलन बनाना होता है, और किसी भी निर्णय में यह देखा जाता है कि वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए लाभकारी हो। ठीक है, और उसी का ये एक निष्कर्ष है, रिजल्ट है, और इसको क्या ही बताना है। जो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है, नैतिक निर्णय और उनके मानदंड की व्याख्या कीजिए। शायद इसकी चर्चा हमने ऊपर की है। तो नैतिक निर्णय क्या है भाई, कुछ नहीं है, बस वही है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके कुछ मानदंड है, सत्य और ईमानदारी। सत्य सच बोलेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे, बात खत्म। यही हमारा नैतिक निर्णय का मानदंड है, बात क्लियर। निष्पक्षता मतलब कुछ भी हो, हमें किसी के फेवर में नहीं बोलना, हमें हमेशा न्यूट्रल होके बोलना है, सच का साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है, नैतिकता का साथ देना है, सभी पक्षों की स्थिति को समझना और निष्पक्षता से निर्णय लेना है। सामाजिक जिम्मेदारी, हमारी जो या पुरुष की जो है या स्त्री की जो है उसकी कुछ जिम्मेदारी है समाज के प्रति। ठीक है, और हमारे निर्णय का समाज पर प्रभाव पड़ता है और हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। कानूनी मानदंड, अब जैसे नैतिक और कानूनी मानदंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कब कुछ लोग वो कहते हैं ना कि कुछ लोग, एक कहावत चलता है कि जहां लोग लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर के यही होता है कि जब इंसान नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो उन पर कानूनी मानदंड अपनाया जाता है, जिससे कि वो निर्णय को नैतिक ठहरा सके और सही काम कर सके। और हमें जितना अनुभव और जितना ज्ञान बढ़ेगा हम उतने नैतिक होंगे और हम अच्छे मूल्यों को उतना समझेंगे, और हम जितना परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता उतनी बढ़ेगी, हम उतने आगे की ओर अग्रसर होंगे। बस कुल मिलाकर के यही था इसके अंदर। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है भैया, इसमें बताना क्या है। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति वही है जिसके आचरण अच्छे हैं, जिसका विचार अच्छा हो, जिसके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो, जिसके उच्च नैतिक नैतिक सिद्धांत हो और मूल्य जिनके उच्च हो। ठीक है, और यह ऐसा व्यक्ति सामाजिक और कानूनी नियमों का पालन करता हो,
ठीक है, और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सच्चाई से रूबरू होता हो, ईमानदार हो, न्यायिक व्यक्ति हो, दयालु हो, सहानुभूति रखता हो और जिम्मेदारी जैसे नैतिक गुणों को अपनाता हो। ठीक है, अब इसमें बताना कुछ नहीं, नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति की विशेषताएं, सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए, बस बात खत्म। आगे देख लेते हैं। दया और सहानुभूति, कॉम्पेशन एंड एम्पैथी। अब जैसे दया होनी चाहिए, अब भैया किसी को पैसे की जरूरत है, अब भूखा है बेचारा, पैसा नहीं है, अब भूखा है, चलो उसे पैसे नहीं देंगे, खाना तो दे ही सकते हैं, तो ये दया हो गया, सहानुभूति हो गई। ठीक है, अब मार के भगा दिए, लात दे के भगा दिए, तो वो तो गलत बात है। न्याय और समानता, जस्टिस एंड फेयरनेस। अब कहीं पर कुछ पैसों को हिस्सा करना है या सड़कें बनानी है, अब जैसे एक साइड ये इधर 5 लोग रहते हैं, इधर 5 लोग रहते हैं, यहाँ पर सड़क बनवानी है और न्याय संगत है कि सभी को सड़क को बराबर बनाना है। अब क्या है कि 5 लोगों ने पैसे थोड़े कम दिए, उधर से सड़क को काट दिया जाए, मतलब यहाँ से ये रेड कलर से इधर इधर वाले में सड़क बनाया ही नहीं गया, तो ये तो गलत बात है, ये न्याय नहीं हुआ, ये समानता नहीं हुई। हमें, अरे भैया पैसे कम दिए कोई बात नहीं है, पर दिए ना, दिए तो फिर हम इसको क्यों छोड़ेंगे, तो हम पूरे के पूरे रोड को बना देंगे, तो ये हमारी नैतिकता और समानता हुई। आत्मनियंत्रण, किसी भी परिस्थिति में कितना हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमें, अरे गुस्से गुस्से से गुस्सा हो गए, बहुत गुस्से में है, फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हमारा आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है, हमको इससे हमको प्रवृत्ति से बचेंगे, गुस्से से बचेंगे, लालच से बचेंगे, अहंकार से बचेंगे, तो ये हम एक तरीके से नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कहलाएंगे। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। ठीक है, क्या बताऊं दोस्तों, तबीयत खराब हो रखी है, पानी भी नहीं लाया हूं मैं, ताकि मैं पानी पी सकूं। हाथ में, बाह में एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगा हुआ, वो अलग दर्द हो रहा है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कर्तव्य और जिम्मेदारी, देखिए नैतिक व्यक्ति की कुछ कर्तव्य, ड्यूटीज होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, समाज के प्रति उनकी उनके कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारी वगैरह होते हैं। सहानुभूति और आदर, वही बात है, संगठित और अनुशासित होना चाहिए, समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, तभी हम नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कहलाएंगे। अब इसमें कौन सा गीत गाऊं मैं, बताने लायक कुछ है नहीं। अब देख, उदाहरण दे रखा है, तो उदाहरण में क्या है, नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर किसी सहयोगी को गलत तरीके से उठाए गए फैसले के बारे में जानता है, तो वह उस पर चुप नहीं रहेगा, बोलेगा, सही तरीके से स्थिति को संबोधित करेगा, अपने विचारों को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करेगा और किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा, भले ही इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ हो या ना हो, बस यही है और कुछ नहीं है। इसमें क्या बताना, सब तो मॉरल एथिक्स का भरा पड़ा है। शिक्षा में लोकतंत्र की भूमिका, देखिए शिक्षा में लोकतंत्र की भूमिका है, क्योंकि शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध गहरा है। शिक्षा हमें केवल व्यक्तिगत विकास में मदद नहीं करता, बल्कि हमें एक स्वस्थ और सक्रिय लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे अगर हम शिक्षा लेते हैं तो हम समानता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, और समानता का सिद्धांत, जो समानता का अधिकार है या लोकतंत्र का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो भारतीय संविधान ने भी हमें दिए हैं। तो शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है, समाज में आर्थिक असमानताओं और सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद करती है। सचेत नागरिक का निर्माण, शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रियता को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक सोच, शिक्षा लोगों की आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है, जो गलत है गलत के खिलाफ बोलेंगे, जो सही है सही के साथ रहेंगे, और विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। क्लियर, आगे बढ़े। संवाद और सहिष्णुता, तो शिक्षा संवाद और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और सहिष्णुता और विविधता को स्वीकारने में बढ़ावा देती है, नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देती है, समुदाय का विकास करने में हमारी मदद करती है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि शिक्षा में लोकतंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने और एक समृद्ध लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने में भी सहायक है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े। भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास और भारतीय मूल्यों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, ठीक है, और जो हमारे भारतीय मूल्य हैं उस पर भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास के क्या प्रभाव पड़े, इसकी चर्चा कीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारा भारत जो है, इसकी संस्कृति एक प्राचीन और विविधतापूर्ण संस्कृति है। बिकॉज जो भारत है, इंडिया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है। ठीक है,
बायो नहीं बोल सकते, डाइवर्सिटी है, विविधता है, जो कई सदियों के ऐतिहासिक विकास और विभिन्न सभ्यताओं के समागम के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। जैसे कि स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर जनपद, महाजनपद, अलग अलग, फिर मुगल शासक, फिर मध्य भारत में उसके बाद आपको गुलाम वंश वगैरह, दिल्ली सल्तनत वगैरह, सबका अपना अपना मतलब रहा। तो इन लोगों ने हमारे भारतीय संस्कृति के निर्माण में मदद की। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक विकास में प्राचीन सभ्यताओं ने मदद की, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसने भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरण को बताया है। ठीक है, यहाँ की कला, वास्तुकला और सामाजिक व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। वैदिक युग, जो वैदिक काल था, वेदों और उपनिषदों के माध्यम से धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। यह युग धर्म, नैतिकता और ज्ञान के मूल्यों को स्थापित करता है। उसके बाद महाजनपद का उदय हुआ, साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, इसके बारे में तो ये जस्ट हम बात कर ही रहे थे, तो बताना क्या है, ये सब तो हिस्ट्री की बातें हैं, तो यहाँ डिस्कशन के लायक है नहीं, बस थोड़ा सा है। फिर मध्यकालीन युग आया, इस्लामी प्रभाव पड़ा भारत पर, जैसे इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। ठीक है, इसने कला, वास्तुकला और संस्कृति को एक नया आयाम दिया। भक्ति आंदोलन भी हुआ, भक्ति सूफी मूवमेंट हुआ था, उसके बाद भक्ति मूवमेंट हुआ था। तो इन आंदोलन ने धर्म की व्यक्तिगत भावना को बढ़ावा दिया। यहीं से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, सामाजिक समानता के मूल्य को प्रस्तुत किया। उसके बाद औपनिवेशिक काल आया, जब हम ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिश लोगों के गुलाम रहे और भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी विचारों का प्रभाव पड़ा। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। अब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम हुआ, महात्मा गांधी, नेहरू जैसे नेताओं ने भारतीय संस्कृति के मूल्य को पुनः उजागर किया। अब भारतीय मूल्य पर प्रभाव क्या पड़ा? धार्मिक सहिष्णुता, धर्म में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। ठीक है, भारतीय संस्कृति ने विभिन्न धर्मों को अपनाया और यहाँ पर आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ रहते हैं और यह आज भी हमारे भारतीय समाज की पहचान है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो कह के गए थे कि यह देश ज्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अपने में लोग धर्म, जात पात के नाम पर लड़ेंगे और मरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सामाजिक एकता, विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के बीच एकता के भावना को बढ़ावा दिया गया है और आज भी लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग, इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी लोग यहाँ रहते हैं। मैं बिहार में रहता हूँ, कुल मिलाकर के बिहार के अंदर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको लगभग हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उसके बाद कैथी, मगही, ठीक है, उसके बाद आपको और भी अपभ्रंश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे और आपको विभिन्न जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद हिंदू में अगर जाति की बात करें तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजपूत, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, यादव, और भी मतलब डिफरेंट टाइटल है, दास, गुप्ता, उसके बाद सिंह, मतलब पता नहीं कितना कितना क्या है। तो इतनी सारी विविधताओं के होने के बावजूद हम लोग आज एक साथ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, मिल के रहते हैं। क्लियर है? परिवार और सामुदायिक मूल्य, भारतीय संस्कृति में परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे समाज में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटी फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, इसके बिना हम मतलब अच्छे से रह नहीं पाते हैं। फिर ज्ञान और शिक्षा का महत्व, नैतिक मूल्य, तो ये सब जो है हम मतलब हमारे भारतीय संस्कृति को में इन सबको उच्च स्थान दिया गया है और यह हमेशा से भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो कुल मिलाकर के मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो धर्म ही भारतीय संस्कृति का मुख्य घटक है एक तरीके से। हिंदू धर्म यहाँ रहते हैं, इसके डिफरेंट जो आपको एस्पेक्ट्स हैं, सॉरी, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं या डिफरेंट बुक्स हैं, तो इनसे धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण है। बौद्ध धर्म रहता है, यही भारत में उत्पन्न हुआ भगवान बुद्ध के तेज से, ये अहिंसा और साधना के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म यही भारत में उत्पन्न हुआ, आत्मा की शुद्धता और अहिंसा पर जोर देता है। वर्धमान महावीर के शायद, हालांकि कहा जाता है कि ऋषभ देव ने किया था, पहले तीर्थंकर थे, अंतिम 24वें वर्धमान महावीर थे, पर एग्जैक्ट इसका कुछ मतलब एग्जैक्ट जो है आपको हिस्ट्री नहीं है, पर माना जाता है। इस्लाम धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में तो हालांकि नहीं जन्मा, पर भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं और इन लोग, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कुरान और हदीस में लिखी गई हैं। ठीक है, और ये धर्म अरब साइड से आया और ये लोग भी आज भारत में अच्छे से रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख हैं, ठीक है,
उसके बाद आपको ईसाई हैं, सब मिल करके हम सभी अच्छे से रहते हैं। तो यही है धर्म और आध्यात्मिकता। भाषाएं देखिए, हमारा भारत एक भारत है, एक भारत, संपूर्ण भारत के अंदर कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। इसके बावजूद कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में दर्जा नहीं मिला, जैसे भोजपुरी, मैथिली, उसके बाद लोकल स्लैंग्स है जैसे कि आपको कैथी हो गया, ठेठी हो गया, ठीक है, उसके बाद मगही हो गया, और उसके बाद लोकल जो लैंग्वेज है, उसके बाद आपको ये इतने सारी भाषाओं को बोलने वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, पर सब अभी भी एक साथ रहते हैं। तो क्या है, ये भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटक हैं, ठीक है, जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं। साहित्य की बात करें, चाहे वो संस्कृत में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, या अन्य किसी भी भाषा में हो, ठीक है, हर जगह महान साहित्यिक कृतियां उपलब्ध है और वो हमारे समाज को जोड़ने का काम करती है कला और संगीत के माध्यम से। चित्रकला, जैसे भारतीय चित्रकला की शैली है मधुबन शैली, जो कि बिहार की शैली है, ठीक है, बहुत ही प्रचलित शैली है, और कृष्ण जी के अवतार वगैरह को दिखाया जाता है पेंटिंग्स के माध्यम से। कभी कभी अब राम जी के अवतार वगैरह को भी दिखाया जाने लगा है, ठीक है, रामलीला, कृष्ण लीला वगैरह दिखाया जाता है चित्र के माध्यम से, दीवालों वगैरह पर आपको केरे हुए पाए गए होंगे, और ये बहुत फेमस पेंटिंग शैली है, ठीक है। और ये लगभग लगभग बिहार को छोड़ करके डिफरेंट डिफरेंट, अब आजकल जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी ये पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। पत्थर कला, तंजौर, संगीत में भारतीय संस्कृत शास्त्रीय संगीत के दो प्रकार हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में, ठीक है, कर्नाटिक जैसे कि भारतनाट्यम हो गया आपको, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मोहिनीअट्टम हो गया, ये सब कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया। तो ये सब जो है आपको कुल मिला करके हमारी भारतीय संस्कृति का एक घटक है। नृत्य जो है शास्त्रीय, जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली है, उसके बाद कुचिपुड़ी है, उसके बाद आपको मोहिनीअट्टम है, उसके बाद आपको सत्रिय नृत्य है, लोक नृत्य जैसे गढ़वा, भांगड़ा, उसके बाद गिड्डा, उसके बाद आपको जट जटिन, पनवरिया, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, बिहू, बिहू नृत्य भी है और बिहू फेस्टिवल भी है। त्योहार परंपराएं, दीपावली है, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल जैसे त्योहार, मतलब ये सब भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटक है। परंपरा, विवाह है, पूजा है, अन्य सामाजिक समारोह, पारंपरिक रीति रिवाज, खान पान है, ठीक है, जैसे विभिन्न व्यंजन भारतीय, जैसे कि उत्तर उत्तर भारतीय लोग कुछ चावल दाल वगैरह, दक्षिण भारतीय लोग के अलग भोजन है, बंगाली लोगों के अलग व्यंजन है, पंजाबी लोग अलग। और भारत मसालों का उपयोग, भारतीय खाना मसालों, जड़ी बूटी और ताजगी की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक गोल्ड, काली मिर्च, इसी के लिए अंग्रेज लोग यहाँ भारत में आए थे, अपना व्यापार करने के लिए धीरे धीरे लोगों को ही मतलब गुलाम बना लिया। इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री सुनेंगे तो आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ठीक है। जो अंग्रेज लोग आए थे उनका इरादा हमें कोई गुलाम बनाने का नहीं था, एक्चुअल में वो लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे। उनके दो मुख्य इरादे थे, यहाँ से ब्लैक गोल्ड, काली मिर्च, जिसे हम मरीच भी कहते हैं, वो ले जाना था उनको, और वहां पर उन लोगों ने मतलब वहाँ ईसाई धर्म को वो लोग विश्व में बढ़ाना चाहते थे, और वो लोग यहाँ आते थे, हिंदू लोगों से या अन्य धर्म के लोगों से शादी विवाह करते थे और उनको क्रिश्चियन बनाते थे, या तो उनका दो मुख्य उद्देश्य था। हालांकि बाद में भारतीय लोगों में एकजुटता नहीं थी उस टाइम, तो उन लोगों ने धीरे धीरे भारतीय लोगों पर ही कब्जा कर लिया। वस्त्र परिधान, कहीं साड़ी चलता है, कहीं कुर्ता पैजामा, धोती, मतलब इसी तरीके से। पर्यावरण, प्रकृति में कुछ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा, गाय भैंस की पूजा होती है, ठीक है। उसी तरीके से आपको और आपको और तो कोई पूजा भी हमको याद आ नहीं रहा है, सतत विकास वगैरह। तो यही है, भारतीय दर्शन के इतिहास में अंतर्निहित अवधारणाओं की चर्चा कीजिए, 11वां नंबर प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारतीय दर्शन का इतिहास और इसके अंतर्निहित अवधारणाएं बहुत व्यापक और गहन है, ठीक है। भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में सबसे ये 1500 से 600 बीसी, बिफोर कॉमन एरा, इसमें वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक परंपरा। इसके दो भाग हुए, उत्तर वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक जो काल था, जो प्रारंभिक, उसमें ऋग्वेद था, और उत्तर वैदिक काल में आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह हमें देखने को मिलता है। उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग में, अंतिम समय में उपनिषद का निर्माण हुआ, और इसमें आत्मा, इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद आचार्य काल आया, ठीक है, 600 से 300 बीसी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म फैला।
वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के विचार ने भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बारे में तो हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए ही थे। सांख्य और न्याय दर्शन हुआ, ठीक है। इसमें प्रकृति के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है और जो न्याय है उसमें तर्क और प्रमाण के उपयोग पर जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लासिकल काल, ठीक है, क्लासिकल काल 300 से 1200, 300 बीसी कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा से कॉमन एरा तक रहा। जैसे कि अद्वैत वेदांत जैसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था, अद्वितीय और ब्रह्म के अनुभव की बात करता है। विशिष्ट वेदांत जैसे रामानुजाचार्य का दर्शन जो भक्ति और व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम। योग दर्शन पतंजलि द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया। मध्यकालीन भारत में सिख धर्म का गुरु नानक जी के द्वारा स्थापित जो एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता को महत्व देते थे। भक्ति आंदोलन जो सूफी मूवमेंट था और भक्ति मूवमेंट था, जैसे संत कबीर जैसे तुलसी कबीर और मीराबाई ने भक्ति और प्रेम पर जोर दिया। आधुनिक काल में विवेकानंद और महात्मा गांधी ने भारतीय दर्शन को पश्चिमी विचारधाराओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। समकालीन दार्शनिक विचार जैसे कि आधुनिक भारतीय दर्शन में विज्ञान, तर्क और मानवता के प्रति जागरूकता को शामिल किया। भारतीय दर्शन की अंतर्निहित अवधारणाएं जो है वो धर्म है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन भी है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद धर्म के बाद कर्म है। कर्म का सिद्धांत है कि जीवन में कार्यों के परिणामों और पुनर्जन्म के चक्र से संबंधित हम सभी हैं। अच्छे कर्म के फल अच्छे होते हैं। ठीक है, मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति पाना। आत्मा का मुक्ति पाना जो संसार के दुखों और चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। आत्मा और ब्रह्मा के बीच संबंध को समझाना अद्वैत वेदांत का मूल है। उसी तरीके से योग और ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के अनुभवों को प्राप्त करने का मार्ग जो योग दर्शन का केंद्र बिंदु है। सत्य अहिंसा। भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूलों की चर्चा कीजिए, ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, तो विभिन्न स्कूल, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, तभी से मैं यही गाना गा रहा था कि अलग अलग धर्म के अलग अलग जो विचारक हुए ना, अलग अलग समय में अपने अलग अलग थॉट्स के साथ आए और यही थॉट प्रोसेस जो है विभिन्न धर्मों में डिफरेंशिएशन लाता है। जैसे वेदांत, वेदों का अंत, और यहीं पर होता है मुख्य विचारधारा आत्मा और ब्रह्म का एकत्व। अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत मतलब शंकराचार्य द्वारा स्थापित था, जिसमें ब्रह्मा और आत्मा की एकता पर विचार, यही वेदों का अंत होता है तो उपनिषद वगैरह चलते हैं। द्वैत वेदांत माधवाचार्य द्वारा स्थापित था, जिसमें ब्रह्मा और आत्मा के बीच भेद किया गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन जो कि गिनती या संख्याओं का ज्ञान पर आधारित है। मुख्य विचारधारा भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण। प्रमुख तत्व जो है सांख्य का वो प्रकृति और पुरुष के बीच भेद। उसके बाद आता है योग दर्शन। चलिए योग दर्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, एकीकरण। तो मानसिक और शारीरिक साधना के माध्यम से आत्मा की मुक्ति। योग सूत्र पतंजलि ने लिखा था। न्याय दर्शन, न्याय का अर्थ है न्याय, नीति या तर्क। मुख्य तर्क और तर्कशास्त्र के माध्यम से सत्य की खोज करना। प्रमुख तत्व ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन। मीमांसा दर्शन, मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण या अध्ययन। मुख्य विचारधारा वेदों के कर्मकांडों और उनके पालन का महत्व। प्रमुख विचारण जैमिनी द्वारा स्थापित। जैन दर्शन जो जैन फिलोसफी है। जैन दर्शन अहिंसा और आत्मनियंत्रण पर आधारित है। मुख्य विचार सभी जीवों में आत्मा का अस्तित्व और उसकी मुक्ति। तो कुल मिलाकर के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हुए जो अलग अलग विचार जो है हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, और वही विचार जो है वो धार्मिक विचार कहलाते हैं और हम उन्हीं का पालन करते हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन, अरे भैया, बुद्धिस्ट फिलोसफी गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित। दुख और उसके निदान पर केंद्रित। 4 आर्य शस्त्र और अष्टांगिक मार्ग, ये सब जो है ना हिस्ट्री की बात है। ठीक है, हिस्ट्री में ये सब डिटेल में लिखा गया है, तो यहाँ पर था तो थोड़ा बहुत हम समझा दे रहे हैं, वरना हम हिस्ट्री में इसको बहुत डिटेल में बताते हैं। इसका मतलब खास करके बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, जैनिज्म, इसका तो एक अलग से ही टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छा खासा टॉपिक है। और ये जो वेद काल है, वैदिक काल, इसका भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। जो ऋग्वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल। 1500 से 1000 तक है आपको पूर्व ऋग्वैदिक काल। उत्तर ऋग्वैदिक काल जो है 1000 से कभी 500 माना जाता है, कहीं 600 माना जाता है। ठीक है, भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलवाद की चर्चा कीजिए। देखिए, हम
हमारी भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक बहुलवाद है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और सह अस्तित्व में रहते हैं। भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलवाद के कुछ प्रमुख पहलुओं की चर्चा निम्नलिखित है। जैसे धार्मिक विविधता, इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं। सिख, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब एक ही साथ रह रहे हैं, ठीक है। फिर त्योहारों का सह अस्तित्व, सब एक साथ दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी सभी मनाते हैं। भाषाई विविधता, टोटल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं, ठीक है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, उर्दू, ठीक है, और सब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जातीय और क्षेत्रीय विविधता, जातीय लोगों का मिश्रण है, कोई जाति में कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर विभिन्न रीति रिवाज परंपराएं, पर सभी एक साथ रहते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताएं, कुछ स्थानीय संस्कृति अलग है, स्थानीय लोगों का परिधान कपड़ा अलग है, भोजन अलग है, पर्व त्योहार भिन्न है, पर सब साथ रहते हैं। सामाजिक समरसता है, समाज में एकता है, सब कुछ मतलब मेहनत वगैरह लोग करते हैं, ठीक है, पर एक रूपता है, ठीक है। क्लियर है? और इसमें क्या ही बताना, कुछ है ही नहीं बताने के लायक। सतत विकास एवं सतत मूल्यों की चर्चा कीजिए। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे और भविष्य के पीढ़ियों को भी मतलब ये चीजें मिल जाए जो हमारे पास है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? आर्थिक विकास करना, सामाजिक समावेशता और पर्यावरण संरक्षण। तो सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशता, पर्यावरण संरक्षण। आर्थिक विकास मतलब संसाधनों का प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि ये भविष्य में आगे भी चले और हमारे आने वाले फ्यूचर को भी ये मिले, ठीक है। नई तकनीकों और विचारों का विकास करना, ताकि हम प्राकृतिक चीजों से थोड़ा हटे और प्रकृति पर जो हमारी निर्भरता है, जो खत्म होने वाली चीजें हैं, उस पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो। सामाजिक समावेशता मतलब सभी वर्गों के लिए समान अवसर हो। अब भैया हम ही सब पेट्रोल, सभी डीजल खत्म करके चले जाएंगे तो हमारे आगे फ्यूचर, आगे वाले कौन क्या करेंगे? स्वास्थ्य शिक्षा, सबको, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का अधिकार मिले, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, तो जलवायु और भूमि का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। सतत विकास के मूल्य, इसमें क्या बताना, ये भी इसका टॉपिक है नहीं, ठीक है। एक्चुअली ये ईवीएस का टॉपिक है, इन्वायरमेंटल साइंस का, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर क्या ही बताएं, यहाँ पर दे दिया गया है तो डिस्कस तो करना पड़ेगा। सतत विकास के मूल्य, यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्य के प्रति सजग रहें, संवेदनशील रहें, दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ रखें, सहयोग सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करें, नैतिकता, सही और गलत के बीच मतभेद करें और नैतिक निर्णय लें। सतत विकास के उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करना, हरित भवन, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण करना। सामाजिक उद्यमिता, ऐसा व्यवसाय जो सामुदायिक मुद्दों का समाधान करते हो। क्लियर है? अच्छाई के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अरे भैया इसका क्या ही व्याख्या करें, अच्छाई का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गुड क्या है? बस यही, क्या सही है क्या गलत है। यह सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि मानव क्रिया किस प्रकार से अच्छी या बुरी मानी जाती है। अच्छाई सिद्धांत के प्रमुख तत्व, अच्छाई का कुछ उद्देश्य होता है। अच्छाई का उद्देश्य मानव कल्याण करना, सुख और संतोष को बढ़ाना, हर क्रिया का परिणाम मानवता के लिए सकारात्मक हो। नैतिकता का कुछ मूल्य है। अच्छाई के सिद्धांत में नैतिकता का गहरा संबंध होता है, जिसमें सही और गलत के बीच भेद किया जाता है। यह सिद्धांत यह बताता है हमें अपने कार्य में मूल्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। अच्छाई की परिभाषा, अच्छाई को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जाता है। जैसे उपकारी सिद्धांत, कुछ लोग उपकार करते हैं, सभी सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अच्छा परिणाम हो, ठीक है। इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं। कर्तव्य सिद्धांत, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। सर्वश्रेष्ठता सिद्धांत, वर्चू एथिक्स, अच्छे गुणों का विकास और पालन करना। अच्छाई के सिद्धांत के उदाहरण जैसे उपकारी सिद्धांत, दूसरों का उपकार करना, ऐसा निर्णय लेना जो दूसरों के लिए भलाई वाला हो। कर्तव्य सिद्धांत, कुछ लोगों के ये कर्तव्य को हमेशा सच बोले, सच का साथ दे, अच्छाई करे, चाहे भले उसका परिणाम कुछ भी हो। सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, ईमानदारी जैसे गुण का पालन करे, ताकि वो अच्छाई के सिद्धांत का अनुसरण करे और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करे। क्लियर है? मानव आचरण के नियम और सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो मानव आचरण के कुछ नियम है भैया। मानव आचरण के नियम यही है कि नैतिकता होना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामाजिक योगदान होना चाहिए, सहिष्णुता, टॉलरेंस, विविधता का सम्मान करना चाहिए, विभिन्न संस्कृति, धर्मों और विचारों का सम्मान करना, संवाद, मतभेदों के बावजूद संवाद और समझदारी से पेश आना, और क्लियर, अभय न्याय, जस्टिस, सही से करना, ठीक है। समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना, प्रेम और सहानुभूति, दूसरों के भावनाओं को समझना और जरूरतमंदों की मदद करना, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, अपने भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना, स्व आश्वासन, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना।
तो यही है मानव आचरण के नियम। ठीक है, कुल मिलाकर के यही हमारा निष्कर्ष है। टोटल 42 पेजेस थे और आज मैंने 42 पेजेस डिस्कस कर दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। आई होप कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ ही इस पूरे बुकलेट के सीरीज को समाप्त करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो सेशन के लिए तैयार रहिएगा।